Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very very warm welcome to JIB Prep. हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट ABFM तैयार, जहां मॉड्यूल बी कर रहे हैं। मॉड्यूल बी का यूनिट 10, मतलब हमने जो कैपिटल बजटिंग लास्ट सेशन में पढ़ा था, आज उसका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से कैसा रिलेशन है उसको समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हमने कंसेप्ट्स आईआरआर के लास्ट सेशन पढ़े थे, उनके क्वेश्चंस मैं आपके साथ करना चाहूंगी, तो वो भी हम देखेंगे। जो न्यूमेरिकल्स हमारी बुक में दिए हुए हैं उनको भी देखेंगे, प्लस एमसीक्यूज के द्वारा कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। शुरुआत करते हैं। कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजट डिटरमाइन किया जाता है कंपनी मैनेजमेंट से, ताकि ये पता चल पाए कि उनके एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं फिक्स एसेट पे। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कैपिटल बजटिंग का? लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। यहां से एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। ओके, वेदर क्या लॉन्ग टर्म डिसीजन लिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट सस्टेनेबल भी है या नहीं, इस प्रोजेक्ट में पैसे डालने भी है या नहीं, यहाँ से रिटर्न उतना आ पाएगा भी या नहीं। तो कैपिटल बजटिंग अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए हर एक कैपिटल डिसीजन को क्वांटिटेटिव नंबर में एनालाइज किया जा सकता है और एक रैशनल अप्रोच ली जा सकती है बिजनेस डिसीजन। जिस तरीके से हमारे पास अपनी करेंसी में प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट आप अब्रॉड भी करते हो, और जब इंडिया से बाहर आप प्रोजेक्ट में पैसे डालते हो तो बहुत सारे और फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का लॉ, कल्चर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कुछ जो कि इतने आसान नहीं होते ना तो जानने ना ही प्रिडिक्ट करने। तो कहीं ना कहीं से हम अननोन और अनप्रिडिक्टेबल कह सकते हैं। कैपिटल बजटिंग इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे होते हो, तो आपको डीपली उस प्रोजेक्ट को एनालाइज करना पड़ता है ना। जब भी कोई इश्यू, मतलब बेसिकली चाहे आप इंडिया में रहते हुए बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे बाहर वाले लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को जब कंपेयर कर रहे हैं डोमेस्टिक बिजनेस के साथ, यस यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं for the reasons that I've already talked about। ठीक है, बट इसके अलावा जैसे मान लेते हैं आज हम यूरो में डिस्कस कर रहे हैं या पॉन्ड में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, स्टर्लिंग में स्टर्लिंग पॉन्ड में डिस्कस कर रहे हैं, यूएस डॉलर में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका अमाउंट होगा ना। तो जैसे मान लेते हैं आप 70 रुपीज डॉलर पे बात कर रहे हैं, और कोई एक अमाउंट है कि इतने डॉलर्स का हमने सामान खरीदा है, 1 लाख डॉलर, तो 1 लाख डॉलर को पहले 70 रुपीज से मल्टीप्लाई करोगे ना, स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और जो रीसेंट अटेम्प्ट हमारा गया है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का, वहां पर जो एनपीवी का क्वेश्चन आया था वो इंटरनेशनल करेंसी में ही आया था। तो जो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन में वो वही रहने वाला है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना ताकि आप कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं करें। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कैपिटल बजटिंग, जैसे कि हमने बताया, लॉन्ग टर्म डिसीजन है, तो हम ऑप्शंस जहां पे ढूंढेंगे, कहाँ दे रखा है लॉन्ग, लॉन्ग टर्म में यहाँ दे रखा है। हम शॉर्ट टर्म नहीं इवेल्युएट कर रहे हैं, हम मीडियम टर्म भी इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कैपिटल बजटिंग। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। Now, IRR method is same question, question number 2 यूनिट 9 में भी किया था, मैंने कहा था यूनिट 10 में वापस आने वाला है। रीजंस मैंने वहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे, तो दोबारा बिना टाइम वेस्ट करते हुए, बट आई वांटेड टू शो यू दैट इट इज अ क्वेश्चन दैट इज रिपीटेड, मैक्सवेल का क्वेश्चन है। तो IRR मेथड वो प्रोजेक्ट फेवर करता है जहां पर इनिशियल अर्ली ईयर्स में इनफ्लो ज्यादा है, हैवी कैश इनफ्लोज है। Okay, therefore the answer is A here. चलिए, the reinvestment assumption in case of IRR technique assumes that, क्या assumption होता है IRR में कि कैश को रीइन्वेस्ट करोगे एट प्रोजेक्ट IRR, कैश को रीइन्वेस्ट करोगे एट वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैश फ्लो को रीइन्वेस्ट करोगे एट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या कुछ भी नहीं। गाइस, आप प्रोजेक्ट को रीइन्वेस्ट करते हो, जब आईआरआर के बारे में बात करते हैं, रीइन्वेस्टमेंट हो रही होती है, तो एट प्रोजेक्ट के आईआरआर पे करते हैं। तो मैम आईआरआर निकालते कैसे हैं, आज इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। अच्छा, मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में या किसी जगह आपके रियल लाइफ सिनेरियो में एक से ज्यादा आईआरआर हैं,
मल्टीपल IRRs ऑब्टेन हुए हैं, तो क्या करोगे? Cash flow in the early years of the project exceed cash flow during the later stages. Cash flow reverse the sign during the project. Okay, जब भी multiple IRRs होते हैं, this is what happens and why. Let me explain you. Answer is B, but समझा देती हूँ कैसे. देखो IRR क्या होता है? NPV को हम यहाँ 0 मान लेते हैं. मतलब जो आपका कैश इनफ्लोज है उसको डिवाइड करते हैं 1+IRR के साथ और माइनस करते हैं इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर हम एनपीवी को 0 बोल देते हैं. एनपीवी इज कंसिडर्ड एज 0. ये हमने पहले भी पढ़ा, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था. अब मल्टीपल IRR का कॉज क्या हो सकता है? साइन रिवर्सल ऑफ कैश फ्लोज. जब भी कैश प्रोजेक्ट कैश फ्लोज चेंज होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव एक से ज्यादा बार, तो जो इक्वेशन है एनपीवी की उसे हम 0 बोल देते हैं. बिकम्स अ पॉलिनोमियल विद मल्टीपल रूट सॉल्यूशंस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस फर्स्ट ईयर में -1000 है, नेगेटिव कैश फ्लो है फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट ईयर में 50,000 है, पॉजिटिव आ रहा है. फिर सेकेंड ईयर में वापस नेगेटिव हो रहा है. तो क्या एक से ज्यादा बार ये साइन अलग हो रहे हैं? ऐसे सिनेरियोज में मल्टीपल पॉसिबल IRRs आ जाते हैं. ओके, लीडिंग टू एम्बिग्विटी. अब यहाँ पे चीजें समझना, डिसीजन में तक पहुंचना डिफिकल्ट हो जाता है. आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. एक था कि एक्सीड कर दे रहा है, एक रहा रिवर्स, एक बोल रहा है अनइवन, एक बोल रहा है नन ऑफ द अबव. बी वुड बिकम द राइट आंसर बिकॉज हमने अभी अभी देखा कि जहां पे साइन चेंज हो रहे हैं वहां पर IRRs एक से ज्यादा हो सकती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब IRR यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूंगी. यहाँ से IRR एकदम आपका चमक जाएगा. ओके, व्हाट इज IRR बोले तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ प्रोजेक्ट हैविंग कैश फ्लोज 40,000 per year for 10 years at a cost of ₹2,26,009 rupees. हमने क्या बोला? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो है 2,26,009 रुपए. ठीक है, बट मैं गाइज आपको बताती हूँ जब भी हम IRR निकालते हैं तो हम यहाँ पे हम एक पॉइंट तक कभी नहीं पहुंच सकते. यहाँ से हमें ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है. ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है. कैसे, आइए देखेंगे. हमारा फॉर्मूला होता है कैश ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का फॉर्मूला होता है कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी रेट के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो. अब प्रॉब्लम क्या है, IRR में हमको यही तो नहीं पता है ना. दिस इज व्हाट वी डोंट नो. तो क्या कर देंगे? दिस डिवाइडेड बाय दिस, कैश ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो इक्वल्स टू PVIFA बोले तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी रेट. जिसमें कैश फ्लो दे रखा है 40,000. यस, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दे रखा है 2,26,009 रुपए और ईयर्स दे रखा है, एन दे रखा है हमको, ये दे रखा है. हमें निकालना तो आ रही है ना, IRR ही तो निकालना है. कैसे निकालोगे? रीअरेंज कर देते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइड बाय 40,000 इक्वल्स टू 5.65. बट हमें 10 ईयर्स भी दे रखा है ना. तो 10 ईयर्स के साथ कैसे करेंगे? हाउ विल बी कैलकुलेटेड? 10 ईयर्स के लिए कैसे करेंगे? मैं हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल कर रही हूँ या ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल कर रही हूँ. एंड हाउ विल वी डू दैट? यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बताऊंगी आपको ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ सके. तो अब हम देखेंगे 10 ईयर्स में कहाँ ये नियरेस्ट पड़ रहा है, कहाँ ये नियरेस्ट पड़ रहा है 10 ईयर्स में. तो अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट पे आप निकालोगे. अब इसको सबसे आसान तरीका क्या है? हम ये ट्रायल एंड एरर 8, 9, 10, 12% ले लिया हमने क्योंकि यही हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थे. हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, हम आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं. इन्हीं पे निकाल लेते हैं. कैसे निकालोगे? देखो, ध्यान रखेंगे कि ऊपर m नहीं आना चाहिए. मैंने लास्ट सेशन में बताया था 1 डिवाइडेड बाय 1.08. ठीक है, हमें कितने 10 साल के लिए चाहिए तो इक्वल्स टू m प्लस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये करके MRC या 6.710. Yeah.
6.710। इसी तरीके से 9% पे कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, ऊपर एम दिख रहा है तो 2 बार MRC दबाओगे, एम गायब हो जाएगा, फिर AC दबा दोगे। ओके, 2 बार MRC दबा के AC दबा दोगे। वापस कैसे निकालोगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.09 इक्वल्स टू m प्लस 1 बार, 10 साल है इसलिए 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MRC कितना है? 6.418। 4176 था इसलिए राउंड ऑफ कर दिया थर्ड को। ठीक है, वैसे ही वापस ऊपर एम दिख रहा है तो मैं 2 बार MRC दबाऊंगी, ऐसे दबाऊंगी। मैं हर छोटी बात इसलिए रिपीट करूंगी कि आपके ब्रेन में याद रहे, एंड तक एग्जाम में गड़बड़ नहीं करो। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू, एक बार 10 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MRC 6.145 है ना। इसी तरीके से 12 का भी निकाल लोगे भैया है। तो अब नियरेस्ट जो हमारा अमाउंट था 5.65 कहाँ दिख रहा है? 5.65 हमारे को यहाँ दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। 12% इज गोइंग टू बी आई आर। Was it difficult? No. But do you need to remember certain things? Of course, yes, like the formula itself. Am I clear to everybody? ठीक, चलिए नेक्स्ट। Converting local currency into foreign currency is done at prevailing rate which is called, जैसे अगर मैं 70 रुपये डॉलर चल रहा है, दैट इज नोन एज करंट रेट, इज नोन एज स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट पे आप कन्वर्ट करते हो, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन नहीं है राइट आंसर। ओके, द एब्रीविएटेड टर्म CAPM, अभी आपके लिए हो सकता है न्यू हो, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। CAPM होता है क्या है? इज कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, और स्पेसिफिकली बिटवीन द सिस्टमैटिक रिस्क एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, तो ये रिटर्न्स किस पे बेस्ड होते हैं? रिस्क पे, और समय भी होता है क्या? जी, समय भी होता है, इसलिए आंसर बोथ है। बट मैम ये क्या है, थोड़ा सा समझाइए, आइए समझते हैं। CAPM का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक्सपेक्टेड या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं रिस्क फ्री रेट प्लस लेवरेज बीटा इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, सब एलियन सी बातें लग रही हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट 5 मिनट्स में एकदम चमका दूंगी। ओके, तो रिस्क फ्री रेट को RF बोल रहे हो, बीटा लेवरेज लीवर्ड बीटा को बीटा बोल रहे हो, BL बोल सकते हो, खाली बीटा भी लिखते हैं हम। ठीक है, और मार्केट रिस्क प्रीमियम को एक्सपेक्टेड रेट ऑन मार्केट, इसे RM बोल रहे हैं, माइनस ये वाला RF बोले तो मार्केट रिस्क प्रीमियम। सॉरी, बोले तो RF बोले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट, एंड RF इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट। मैम ये क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। चलिए, इसको हमने बोला RE इक्वल्स टू RF प्लस बीटा माइनस RE इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ये बोला था ऊपर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, सिस्टमैटिक रिस्क को एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ आप कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है रिस्क फ्री रेट, मतलब रिटर्न ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है ना, इस पे क्या रिटर्न होने वाला है। बीटा इन्वेस्टमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ द इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न मूव रिलेटिव टू द मार्केट। मार्केट के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो किस तरीके से आपका रिटर्न मूव करेगा। ओके, एंड RM इज एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, यहाँ पे एवरेज रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो लेते हो RM, एंड RF माइनस RF इज द मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये एडिशनल रिटर्न है फॉर टेकिंग अ मार्केट रिस्क। ओके, फॉर्मूला याद करना है, वी हैव टू लर्न द फॉर्मूला। ओके, वी हैव टू लर्न द फॉर्मूला। जो RF है वो रिप्रेजेंट करता है रिटर्न ऑन एब्सोल्युटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड। बीटा मेजर करता है सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू मार्केट मूवमेंट, मार्केट अगर मूव करती है तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट
मूव करेगा। मतलब मान लेते हैं बीटा 1 है तो बोल रहे हैं मूव्स एग्जैक्टली विद मार्केट, मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर जाएगी, नीचे जा रही है तो नीचे जाएगी, अगर बीटा 1 है। अगर बीटा 1 से बड़ा है इसका मतलब हायर रिस्क हायर रिटर्न, रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, मोर वॉलेटाइल है। और जब बीटा 1 से कम होगा तो लेस वॉलेटाइल है, इसका मतलब लोअर रिस्क लोअर रिटर्न पोर्शन, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होने वाला है। और यहां से मुझे लगता है इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या है? जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने वाला है, एक्स्ट्रा रिटर्न जो इन्वेस्टर डिमांड कर रहा है रिस्क लेने की वजह से स्टॉक मार्केट में, हो रहा है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है ना, जो इस पे एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहा है इन्वेस्टर या डिमांड कर रहा है, उसी को मार्केट रिस्क प्रीमियम, प्रीमियम क्या है मिल रहा है बेसिकली। इसका इस्तेमाल करते हो आप, ये आपको हेल्प करता है डिटरमाइन करने में वेदर के इन्वेस्टमेंट फेयरली प्राइस है, टू मच तो नहीं है। सीएपीएम मान लेते हैं रिटर्न कर रहा है 10%, बट एक्चुअल रिटर्न है 8%, तो इसका मतलब ओवर वैल्यू कर रखा है, महंगा दे रहे हो आप हमारे को। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कंपनी, मतलब कंपनी इसको यूज करती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। अगर हम इक्विटी के थ्रू पैसा लाते हैं, फाइनेंसिंग सोर्स इक्विटी लेते हैं तो कितना खर्चा होगा। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये हेल्प करता है कंपनीज को असेस करने में कि मान की प्रोजेक्ट या स्टॉक जस्टिफाई भी कर रहा है, रिस्क लेवल टू मच तो नहीं है। जैसे हमने देखा कि अगर बीटा 1 से इक्वल है, 1 से कम है और 1 से ज्यादा है, जैसे मान लेते हैं रिस्क फ्री रेट दे रखा है, आरएफ दे रखा है 5%, आरएम दे रखा है 12% और बीटा दे रखा है 1 से ज्यादा। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था, आर इक्वल्स टू आर, सही सही दे रहे, आर एफ है, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, तो आर एफ कितना है 5%, बीटा कितना है 1.2%, 12% माइनस 5%। फॉर्मूला में डालेंगे आंसर निकालेंगे, बस इतना ही है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। वही क्या करोगे, 1.2 इंटू 7 प्लस 1.2 इंटू 7 प्लस 5, 13.4 इज योर आंसर। ठीक है, 13.4 इज योर आंसर। आसान है कि नहीं है? फॉर्मूला में डालेंगे आंसर, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर टाइम पूछा। ओके, एक और एग्जाम्पल मान लेते हैं, four factors have been identified explaining stock return and its sensitivity to each factor and risk premium associated. Okay, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो बीटा है वह है 0.6 और रिस्क प्रीमियम है 4%। इन्फ्लेशन में बीटा है 0.8 और रिस्क प्रीमियम है 2%। गोल्ड प्राइसेस में माइनस 0.7 है बीटा और 5% का रिस्क प्रीमियम है। सेंसेक्स इंडेक्स में बीटा है 1.3 और रिस्क प्रीमियम है 9%। रिस्क फ्री रेट दे रखा है 3%। तो आपको एपीटी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करनी है। तो जब अगर एपीटी को फॉर्मूला यूज करें तो क्या करोगे, 3% तो आपका आर एफ है, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ ये होता है ना, और यहाँ पे ये पूरा ही रिस्क प्रीमियम होता है तो ये आपको बता ही रखा है। आर एफ कितना है 3%, बीटा कितना दे रखा है इंडिविजुअली के साथ लेते चलते हैं, 0.6 इंटू 4%। ये देखिए यहाँ पर परसेंटेज ले रहे हैं हम, करिए कैलकुलेट। खैर परसेंटेज यहाँ पर भी है तो परसेंटेज का फॉर्म इसमें कैलकुलेटर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, करेंगे 0.6 इंटू 4
15.2 इज आंसर। कैलकुलेशन बस सिंपल सिंपल कहानी है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। देयर इज नथिंग टू टेक टेंशन अबाउट। ओके। अब क्योंकि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स थे तो एक क्वेश्चन तो उसका भी बनता है। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी जो इंडिया में बेस्ड है और एक प्रोजेक्ट है जर्मनी में, उसमें इवेल्युएट करे कि इस बिजनेस में पैसे डालने चाहिए कि नहीं। इनिशियली जो करेंसी मतलब यूरो 5 लाख आर रिक्वायर्ड और जनरेट करेगा 1.5 लाख रुपए एनुअली 5 साल के लिए। प्रोजेक्ट है, उसका कोई रेसिडुअल वैल्यू तो है नहीं। कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 12%। करंट एक्सचेंज दे रखा है 90 रुपए पर। तो 5 लाख को 90 से पहले मल्टीप्लाई करोगे, 5 लाख को 90 से मल्टीप्लाई करोगे आपको इनिशियल पता चलेगा। एनुअल कैश फ्लो जो 1.5 लाख है उसे पर 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो पता चलेगा कि इनिशियल मतलब कितने साल के लिए आ रहा है। और कितने साल का है? 5 साल के लिए, फॉर 5 ईयर्स है। क्या करोगे आप? 5 ईयर्स के लिए कितने रुपए हैं? 13 लाख, नो 13 करोड़ एंड 5 लाख। ये ना अमाउंट। यस। 1 crore and 35 lakh। Okay, sorry guys, 1 crore and 35 lakh is 1 crore and 35 lakh is your एनुअल इनफ्लो। और कितने रुपए से बता रखा है? डिस्काउंटिंग 12% से। ओके, 5 ईयर्स के लिए। तो कैसे करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल्स टू 1 साल एम प्लस 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल एंड MRC 3.6048। कैसे किया मैंने ये? 3.60477 आया था ना, इसलिए राउंड ऑफ कर दिया थर्ड डिजिट को। कैसे किया? 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल्स टू M प्लस 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल एंड 5 साल। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर एंड MRC। तो इससे अमाउंट आया ये वाला। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 crore 35 लाख के साथ। ये आ गया 48664478.731। 4866 मतलब ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके सेम आ। मैंने इतना लंबा ना करने की जगह ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, आप भी कोशिश करेंगे हम शॉर्टकट्स कर लें ताकि पेपर छूटे नहीं, हम टाइम से कर पाए। बट शॉर्टकट में अगर आपको लगता है कि नहीं मैम गड़बड़ हो रही है, हमारे को नहीं समझ आ रहा, सिंपल, कोई टेंशन नहीं है, एक एक बारी कर लो। 1,35,000 तो है ही ना। क्या करोगे? 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल्स टू 0.893, फिर से इक्वल्स टू 0.797 इक्वल्स टू 0.712 इक्वल्स टू 0.636 इक्वल्स टू 0.567। हमने नॉर्मल करा, ऐड किया, मल्टीप्लाई किया। ये मैंने शॉर्टकट से बता देता, सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना क्या है? एनपीवी। इनिशियली जो गए हुए हैं वो गए हुए हैं 45 लाख रुपीज, नहीं 4 लाख 45 हुआ ना। यस, कितना? 4 करोड़ हुआ। यस, 4 crores and 50 lakh rupees। 4 crore 50 lakh rupees गए हुए हैं। 4 crore 86 lakh 67,500 आ रहे हैं। तो एनपीवी क्या हो जाएगा? दिस इज योर एनपीवी। पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है ना, जो जा रहा है वो कम जा रहा है और जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो फाइनेंशियली वायबल है, ले लो। कंपनी को प्रोसीड करना चाहिए इस प्रोजेक्ट के साथ। Am I clear, guys? Was it difficult? No. But did it require certain additional steps? Of course, yes. ठीक है, चलिए।
तो हमारा की टेक अवे क्या था कि जो एक्सचेंज रेट है वो इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में, ताकि आप मॉनिटर कर पाओ। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे यूरोस में था, यहाँ जैसे 12% ले रखा था तो उसको उससे हमने डिस्काउंट नहीं कर लिया, एनपीवी का पॉजिटिव आ रहा है। तो आप इसे एक ऐसा सिंबल हो कि हाँ भैया चलो बिजनेस में इस प्रोजेक्ट में, ये प्रोजेक्ट वायबल है, इस प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, ये चैप्टर हुआ डन। टेलीग्राम ग्रुप कर लीजिए ज्वाइन अगर अभी तक नहीं किया है। बाकी आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट सेशन में, यूनिट 11 उसमें 2 और यूनिट, और हमारी ये हमारा मॉड्यूल हो जाएगा डन। 7, 8, 9, 10, 11, 12, यस 2 और यूनिट 11, 12 करेंगे, खत्म हो जाए। ओके, सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर सीएम में दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।